हेलो एवरीवन, मेरा नाम उत्तम और आज हम करेंगे पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेम का के अंदर सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स 1 का चैप्टर 2 फोर्स एंड मोशन। ठीक है, तो फोर्स क्या होती है, मोशन क्या होता है, हमें इस चैप्टर में समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोशन को समझते हैं भी मोशन क्या होता है। फोर्स और जो मोशन है ये दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, डिपेंड करते हैं। मतलब फोर्स मोशन है जो वो फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर फोर्स नहीं लग रही होगी, अगर फोर्स नहीं होगी तो मोशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो मोशन क्या है, इसमें क्या रखा है, मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। वो एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव मतलब एक दूसरे के संदर्भ में। ठीक है, इट इज़ ए मोशन इज ए रिलेटिव टर्म इफ ए बॉडी continuously चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू एन observation point, then it is said to be in motion with respect to the point। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, अगर जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो जो ऑब्जर्वर है वो उसको देख रहा है, और जो जिस ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है अगर वो मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब अगर वो खड़ा है, जैसे यहाँ पे आप आप खड़े हो, ठीक है, मतलब आपकी ये क्या है, आई है, मैंने आपकी आई बना दी, तो ये आपकी आई है। और यहाँ पे मान लो एक कार जा रही है, ठीक है, ये हमारे पास एक कार है, ये हमारे पास एक कार है जो जा रही है। तो आप देख रहे हो भी ये कार है ना, उसकी वेलोसिटी है कुछ भी, वो आगे जा रही है। ठीक है, तो अब पहले वो कुछ मतलब किसी पॉइंट पे थी, बाद में वो किसी और पॉइंट पे आ गई। ठीक है, मतलब अपनी जगह से वो क्या है, मूव कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। तो आप इसको देख कौन रहा है, देख आप रहे हो, तो मतलब ऑब्जर्वर कौन है, आप हो, ऑब्जर्वर आप हो, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जर्वर के हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसे कहते हैं मोशन। तो वो क्या होगा, मोशन, वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। वैसे ही ये आगे आगे वाली डेफिनेशन है, इफ़ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इट इज़ कॉल्ड द मोशन। मतलब आसपास के चीज़ों को देखते हुए कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में होगा। ठीक है, इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन इट इज़ कॉल्ड इन रेस्ट। अगर वो आसपास के जो सराउंडिंग के मुताबिक, अगर मतलब उसको कोई देख रहा है, अगर वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो क्या होगा, रेस्ट पे होगा। अब जैसे ही आप अपने घर के सामने खड़े हो, तो आप देख रहे हो बिल्डिंग है, ठीक है, और पेड़ हैं, ये आप खड़े हो तो आपके सामने वो दिख रहे हैं, वो मूव नहीं कर रहे, तो वो रेस्ट पे हैं। ठीक है, और वैसे ही आप कोई कार देख रहे हो, कोई डॉग देख रहे हो, ठीक है, जो भीड़ है वो जा रही है, ठीक है, तो वो मूव कर रही है, तो आप रेस्ट पे हो, तो आपके हिसाब से वो क्या है, मोशन के अंदर है। और जो वो जो आगे हैं, जो मूव कर रहे हैं, जैसे कार के अंदर कोई पर्सन बैठा होगा और वो आपको देख रहा होगा, आप खड़े होगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या होगे, रेस्ट पे होगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। उसके बाद में कह रहे हैं दी फॉर मोशन फोर्स इज मस्ट। ठीक है, मोशन के लिए फोर्स इज मस्ट, ये मैंने पहले ही बता दिया। अभी कोई भी मोशन है उसके लिए फोर्स बहुत ज़रूरी है। विदाउट फोर्स मोशन इज़ नॉट पॉसिबल। मोशन इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन ऑल्सो। अब देखो, हम अगर मोशन करेंगे तो मतलब मोशन करेंगे, मूव करेंगे, तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में करेंगे ना। ठीक है, और हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास, हमारे ऊपर कोई पर्टिकुलर फोर्स लग रही होगी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लेके आता है एक डायरेक्शन का, जिसमें डायरेक्शन होती है। सो लेट अस फर्स्ट इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी विद डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के अंदर कौन सी क्वांटिटीज़ आ जाती हैं वो हमें पढ़ना है। पहली है स्केलर और दूसरी है वेक्टर। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, टू क्वांटिटीज़ है इसके अंदर, डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी के हम अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्लूड करते हैं। ठीक है, द क्वांटिटीज़, द फिजिकल क्वांटिटी विच पोजेस ओनली मैग्नीट्यूड एंड नॉट डायरेक्शन आर कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। ऐसी कौन सी क्वांटिटी हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्लूड करती हैं, डायरेक्शन नहीं करती।
जैसे हमारे पास एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, जैसे इसमें हमारे पास है लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, डिस्टेंस, स्पीड, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड वर्क। अब जैसे मास है तो मास तो सिर्फ मास ही है ना, उसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी ना है, ठीक है। लेंथ है, लेंथ की कोई डायरेक्शन नहीं है। टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस, अब मान लो यहाँ से लेके आपने इस पॉइंट से मतलब ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है। इसके अंदर डिस्टेंस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसे आप घूम के भी जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो, तो इसकी कोई पर्टिकुलर वैसे डायरेक्शन तो नहीं है ना, ठीक है। उसके बाद में है हमारे पास जैसे स्पीड है, स्पीड की क्या डायरेक्शन है, कोई डायरेक्शन नहीं है। स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। क्या इसकी कोई डायरेक्शन है? जैसे हम कोई भी जैसे गाड़ी में बैठते हैं या बाईसाइकिल पे बैठते हैं या मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, तो हम अगर उसको एक्सेलरेट करते हैं तो जब वो उसके जो मीटर होता है, स्पीडोमीटर होता है, उसमें वो जो नीडल होती है वो हमको दिखाती है भाई हम कितनी स्पीड से चल रही हैं। तो क्या हम कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन लेके चलते हैं? मतलब स्पीड, वो तो सिर्फ स्पीड बता रहा है ना भाई हम इतनी स्पीड से जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं है भाई हम इस स्पीड में जाएंगे तो हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और इस डायरेक्शन में जाएंगे, किसी और डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड कुछ और हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो स्पीड की भी कोई क्या है, डायरेक्शन नहीं है। टेम्परेचर की क्या कोई डायरेक्शन होती है? टेम्परेचर तो एक सेंसेशन है, ठीक है। और उसके बाद में है वर्क। वर्क, अब जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, ठीक है, और बाहर काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या कोई डायरेक्शन है? नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं। उसके बाद में आ जाती है इसमें देखो, ए स्केलर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल लेटर। दिस स्केलर कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे भाई। जो स्केलर क्वांटिटी है ना, उसको हम जैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो सिंपल हम मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं ना, वैसे यूज़ करते हैं। आगे जो क्वांटिटी है वो है वेक्टर क्वांटिटी, उसमें अलग है। जैसे स्केलर क्वांटिटी में देखो क्या है, अगर मैंने लिख दिया जैसे मान लो एरिया है, ठीक है, एरिया को ऐड करना है। मान लो मेरे पास पहले एरिया था 2 मीटर स्क्वायर, और हमें इसमें कुछ और ऐड करना है, दूसरा एरिया ऐड करना है 5 मीटर स्क्वायर। तो हम इसको ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसमें तो हमने सिंपल मैथ यूज़ किया है, ठीक है। पर जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है ना, उसके अंदर ऐसा नहीं होता। उसके अंदर अगर हम देखो कोई भी चीज़ ऐड करेंगे ना, तो उसमें उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। मतलब अगर मैंने 5 + 5 कर दिया ना, तो ये 0 भी हो सकता है और ये 10 भी हो सकता है, ठीक है। इसके आगे यूनिट्स भी लेके जाएंगे और डायरेक्शन भी लेके जाएंगे, उसके हिसाब से 0 और 10 आएगा, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ आपको कैसे है वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आ जाता है। वेक्टर टू क्वांटिटी क्या कहती है? द फिजिकल क्वांटिटी विच पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। कैसे? अब मान लो इसमें देखो, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एक्सेट्रा, और बहुत से एग्जांपल हैं इसमें। देखो इसमें डायरेक्शन का क्या खेल है, जैसे हमने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट। पहले डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? अब मैंने बताया था भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये देखो, ये पॉइंट है कोई ए, ये पॉइंट है बी। इस और इस पॉइंट के अंदर सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होगा? ये होगा, है ना। डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है। डिस्टेंस तो मतलब हम यहाँ से चल के कैसे भी इस पॉइंट तक पहुँच सकते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग चलना है तो सबसे छोटा डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो यही होगा। इसको बोलेंगे हम क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, हमने डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोला? इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। कैसे मैग्नीट्यूड कैसे कहेंगे? मान लो इसकी लेंथ है, जो डिस्टेंस कितना होगा, सपोज कर लो हमारे पास है 500 मीटर, ओके। ये 500 मीटर कोई डिस्टेंस है,
ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया 500, ठीक है। मीटर इसका क्या है, यूनिट है। 500 इसका मैग्नीट्यूड आ गया, इस पास मैग्नीट्यूड भी है। डायरेक्शन, आप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन कैसे कहा जा सकता है कि जैसे आप देखो ये पॉइंट अगर मैं यहाँ ना लेके अगर यहाँ ले लेता तो मैं इस पॉइंट की तरफ मूव करता। मान लो ये पॉइंट यहाँ पे ना होता, यहाँ पे होता, तो मैं इस डायरेक्शन में मूव करता तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होता, ठीक है। अगर ये पॉइंट यहाँ ना लेके यहाँ ले लेता, ठीक है, तो फिर मैं इस डायरेक्शन में मूव करता, ठीक है। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन आ रही है ना। अगर मैंने सिर्फ डिस्टेंस मेज़र करना होता तो मैं ए पॉइंट यहाँ पे लेके बी पॉइंट यहाँ पे ले लिया तो मैं कैसे भी जा सकता था, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम के कैसे भी जा सकता था। पर डिस्प्लेसमेंट है, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा। अगर मैं गलती से भी थोड़ा सा इधर चला गया तो इस पॉइंट पे मीट नहीं करूँगा, मुझे बिल्कुल पर्टिकुलर उसी डायरेक्शन में जाना होगा जिस डायरेक्शन में वो पॉइंट है, ठीक है। तो इस पे डायरेक्शन आ गई, मतलब इसमें डायरेक्शन मैटर करेगी। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी आता है और एक डायरेक्शन भी आती है। आगे कोई एग्जांपल देख लो, वेलोसिटी है। अब देखो वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गई, टाइम आ गया। डिस्प्लेसमेंट की क्या कोई डायरेक्शन होती है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी होती है? हाँ जी, हमने पीछे अभी पढ़ा है। और टाइम की कोई डायरेक्शन होती है? नहीं। तो वेलोसिटी है, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गई, डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो मतलब अब जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि इसके पास भी क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। देखो वेलोसिटी और जो हमारे पास स्पीड है इसमें एक फ़र्क होता है, वो यही है, जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ऐसा है, जो स्पीड है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का क्या कोई डायरेक्शन होती है? नहीं। अपॉन टाइम, टाइम की भी कोई डायरेक्शन नहीं। पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो इस क्वांटिटी के अंदर, फिजिकल क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन आ गई तो फिर ये क्वांटिटी क्या, फिजिकल क्वांटिटी क्या बन जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। ओके। वैसे ही एक्सेलरेशन है, ठीक है, मोमेंटम है, फोर्स है, टॉर्क है, इसमें अलग अलग एग्जाम्पल हैं जो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और आगे हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। हमें इसमें कुछ पॉइंट्स, ये मतलब चारों के चारों पॉइंट हमें याद करने हैं, क्वेश्चन आ सकता है ये, भाई हमें डिफरेंस बताओ, पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। स्केलर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी आर स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड ओनली। वैसे ही बताया भाई, स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, उनके पास डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी आर स्पेसिफाइड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उस पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। स्केलर चेंज बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड ओनली, जो स्केलर क्वांटिटी होती है ना, वो जैसे मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना तभी चेंज होगी, ठीक है। जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर हो गया, 7 किलोमीटर हो गया, तो स्केलर क्वांटिटी चेंज होगी। पर वेक्टर वेक्टर चेंजेस आइदर विद चेंज इन मैग्नीट्यूड और विद द चेंज इन डायरेक्शन और बोथ, ठीक है। जो वेक्टर क्वांटिटी है वो चेंज कैसे होगी, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तब वो चेंज हो जाएगी, या उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होगी तो वो चेंज हो जाएगी, और या दोनों चेंज हो गए तो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी में एक क्या है, एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, जो क्वेश्चन आ सकता है, इसको घुमा के क्वेश्चन थोड़ा आ सकता है। जैसे हमें क्या देंगे भाई, एक बॉडी है जो वो सर्कुलर मोशन में ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसकी रेडियस कोई आर है, ठीक है। ये मान लो कोई बॉडी ए है या ऑब्जेक्ट ए है, ये मूव कर रहा है एक सर्कुलर डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो इसकी कोई कांस्टेंट स्पीड है, अब स्पीड अगर हम लिखेंगे या वेलोसिटी लिखेंगे, वेलोसिटी लिखेंगे, ऐसे लिख दिया, मान ले वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हमने वेलोसिटी लिख दी, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसी कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या है, ये स्पीड से क्या है, मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो इसका चेंज नहीं हो रहा है।
अब हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछेंगे भाई, हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर एक बॉडी है जो वो कांस्टेंट स्पीड से क्या है मूव कर रही है सर्कुलर मोशन में। तो ये बताइए कि ये वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आएगी या स्केलर क्वांटिटी के अंदर आएगी। ठीक है, तो बताना है भाई उसका वो एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी के अंदर, किस क्वांटिटी के अंदर आएगी। ठीक है, या हमसे पूछ लेंगे भाई जो उसकी जो वेलोसिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, ऐसे पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखो इसमें जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो तो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, 15 है, कांस्टेंट दे दिया, 15 मीटर पर सेकंड है, स्पीड जा रही है। ठीक है, इस स्पीड से वो जा रही है। अगर हम आप पहले आप देखो क्या आंसर दोगे भाई, ये स्केलर क्वांटिटी के अंदर आएगा या वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या क्या चेंज नहीं हो रहा। मैग्नीट्यूड इसमें दोनों का मतलब स्केलर क्वांटिटी, अगर स्केलर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड इसका सेम है, मतलब ये मूव नहीं मतलब 15 के मतलब कांस्टेंट है तो 15 से 16 नहीं होगा, सिर्फ 15 ही रहेगा। तो इसके हिसाब से तो ये स्केलर क्वांटिटी के अंदर आना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे है ये देखिए। अब ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये मूव कर रहा है, मान लो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। अभी इसकी डायरेक्शन इधर है। ठीक है, अगर वो थोड़ी देर में अगर आगे अगर वो मूव कर जाएगा तो फिर मान लो ये यहाँ आ गया, अब उसकी डायरेक्शन इधर है ना। ऐसे मूव कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन इधर है, थोड़ी देर में आगे आएगा तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, फिर थोड़ी देर में आगे आएगा तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। मतलब मैग्नीट्यूड तो इसका चेंज नहीं हो रहा, पर इसकी क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आ जाएगा। तो जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उसका मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है तो उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, पर उसकी डायरेक्शन जरूर चेंज होगी। इसके कारण क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे भाई, ये वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आएगा। उसके बाद में हमारे पास है स्केलर कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ द अलजेब्रा। ये हमने पढ़ लिया भाई, जैसे हमने, हाँ सॉरी मैंने यहाँ पे आपको बताया नहीं था। हाँ ये इम्पोर्टेंट, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई। जो स्केलर क्वांटिटी है उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं वैसे ही करेंगे। पर जो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट अलजेब्रिकली, दे नीड स्पेसिफिक रूल्स। कैसे स्पेसिफिक रूल कैसे कह रहे हैं भाई, उनको ऐड करने में स्पेसिफिक रूल, ऐसे कौन से रूल होंगे भाई जिनको हम सब्ट्रैक्ट और ऐड करने में जो हमारी हेल्प करें वेक्टर क्वांटिटी में। देखो पहले सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटी को लेके चलते हैं। स्केलर क्वांटिटी को जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दिया भाई, एरिया ऐड करना है तो 2 मीटर स्क्वायर, ये देखो मैंने एक वो दिया था एग्जांपल बताया था आपको भाई, 2 मीटर स्क्वायर प्लस 5 मीटर स्क्वायर, इसको हमने ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद क्या आ गया, 7 मीटर स्क्वायर। ये तो स्केलर क्वांटिटी होगी क्योंकि इसके एरिया का एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी हमें ऐड करनी है, आप देखो जैसे मैंने कह दिया 7 प्लस, सॉरी एक सेकेंड, हमारे पास फोर्स है, मान लो फोर्स एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि अगर देखो हम जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, मान लो ये डब्बा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इधर, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अगर हम इधर फोर्स लगाएंगे तो ये इधर ही चलेगा ना, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो इसके पास डायरेक्शन भी आ गई, और फोर्स हम जितनी भी लगाएंगे तो मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो ये क्या आ गई, वेक्टर क्वांटिटी आ गई। तो मान लो फोर्स हमारे पास फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने फोर्स लगाया ये मैं मान लो F1, कोई बंदा है F1, उसने कोई F1 फोर्स लगाई, वो लगाई 7 न्यूटन। ठीक है, और F2 एक दूसरा बंदा है, उसने भी क्या है 7 न्यूटन लगा दी फोर्स। किस पे लगा दी, मान लो ये एक बॉक्स है बड़ा सा, ठीक है, इसके ऊपर F1 बंदे ने क्या किया, फोर्स लगा दी इसके ऊपर ऐसे, इधर कितनी, 7 न्यूटन। ठीक है, और दूसरा बंदा है वो भी आ गया। अब इस बंदे ने इसको बुलाया कि भाई यार ये बॉक्स आगे करवा दे, मेरे को थोड़ा हेल्प करवा दे। तो ये आया, इस भाई साहब ने क्या किया, इधर फोर्स लगा दी, ये इधर लगा रहा है, इसने इधर लगा दी फोर्स, इसने भी 7 न्यूटन लगा दिया। अब देखो अब क्या ये बॉक्स मूव करेगा,
ध्यान से देखना, ये 7 न्यूटन इधर से लगा रहा है, ये 7 न्यूटन इधर से लगा रहा है, तो टोटल तो ज़ीरो ही होगी ना, कोई फोर्स नहीं लगी। ठीक है, फोर्स तो लगी पर दोनों अगर ऐड होंगे तो फिर ज़ीरो ही आ जाएगी। आप देखो, इसकी डायरेक्शन कुछ अलग है, इसकी डायरेक्शन कुछ अलग है, पर ये जो डायरेक्शन है वो आपस में क्या है, ओपोजिट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉक्स मूव करेगा नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम अगर इसको ऐड करेंगे ना, अब इसको हम ऐड करेंगे तो मान लो ये पॉजिटिव फोर्स हो गई, अगर मान लो इसको नेगेटिव फोर्स लेंगे ना तो ये टोटल ज़ीरो आ जाएगा, 0 न्यूटन। टोटल फोर्स कितनी आ गई, 0 न्यूटन आ गई। ठीक है, अब फिर ये कहता है कि भाई इधर फोर्स नहीं लगानी, हमको हमको इधर को फोर्स लगानी है, हम इसको बॉक्स को क्या है इधर लेके जाना है। तो ये दोनों जने क्या हैं, फिर इस पर क्या है फोर्स लगाएंगे। ठीक है, दोनों जने फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर ऐसे। तो अब ये भी 7 न्यूटन लगा रहा है। ठीक है, और दूसरा भी 7 न्यूटन लगा रहा है इधर। ठीक है, तो टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी, अब अगर हम इसको ऐड करेंगे ना 7 न्यूटन प्लस 7 न्यूटन तो हो जाएगा 14 न्यूटन। ठीक है, तो पता लग गया कैसे होगा भाई, डायरेक्शन कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट, पहले ऑपोजिट लगा रहे थे तो कितना आ गया 0 न्यूटन, क्योंकि ये इसके ऑपोजिट लगा रहे हैं ना, तो हमने साइन यहाँ पे क्या है माइनस का ले लिया। यहाँ पे ये दोनों सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो साइन हमने पॉजिटिव की ले लिया। ठीक है, तो अब पता लग गया कैसे वो हम डिफरेंट रूल यूज़ करते हैं। रूल बस ये इतना ही है कि ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है वेक्टर क्वांटिटी के अंदर, सबसे मेन पॉइंट यही है। ठीक है, देयर आर रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्डिनरी लेटर, ये ऑर्डिनरी लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्डेड फेस्ड लेटर्स और लेटर्स हैविंग रो ओवर द हेड। ठीक है, मान लो जो स्केलर क्वांटिटी है हम उनको सिंपल जैसे लेटर्स लिख सकते हैं वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, पर जो वेक्टर क्वांटिटी है हम ना उसको हम ऐसे लिखते हैं। मान लो कोई ए वेक्टर है तो ए इसको ऐसे लिखेंगे, उसके ऊपर ए कोई वेक्टर है, इसको वेक्टर दिखाने के लिए मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन है तो हम उसको उसके ऊपर एरो लगा देंगे ऐसे, तो ये वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे हमें करनी होती है, कैसे कैसे होता है। देखो, वेक्टर होता है ना, उसकी एक टेल होती है और उसका एक हेड होता है। ठीक है, और उसकी एक लेंथ होती है। ओके, अब देखो इसमें क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। जो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी लेंथ, वो लेंथ बताती है उसकी। ठीक है, और and the direction is represented by the arrowhead and the end at the end of the line। ठीक है, और जो उसका एरो हेड होता है वो उसकी डायरेक्शन बताता है। अब देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे कह रहा है, ये एक वेक्टर है, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, और ये वेक्टर, हम वेक्टर को ऐसे लिखेंगे, वेक्टर पी वेक्टर है कोई। अब देखो इसकी जो ये मैग्नीट्यूड है, ये लेंथ है ना, ये मैग्नीट्यूड बताएगी, और ये जो एरो है मतलब ये इसकी डायरेक्शन बताएगा। अगर यहाँ पर ही अगर मैं दूसरा कोई वेक्टर बना दूँ और उसकी लेंथ छोटी कर दूँ, ठीक है, ये मान लो कोई और दूसरा वेक्टर है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज़्यादा है और लेंथ क्या बताती है, मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा इस वेक्टर का, पी वेक्टर का। इसकी लेंथ कम है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की, तो मतलब इसका जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा, इसका ज़्यादा और इसका कम, पर इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम होगी। ठीक है, अगर मैं इसी वेक्टर को इधर बना दूं तो इनकी जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में सब इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। कौन सी हमारे पास इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, इक्वल वेक्टर, टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ़ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। जैसे इसमें दे रखा है डायरेक्शन भी सेम है और इनकी लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर कौन से होंगे, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ड्रॉन इन ऑपोजिट डायरेक्शन आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर।
उनका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब इनकी देखो ये लेंथ सेम है ना, लेंथ तो सेम है पर इनकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये क्या है, नेगेटिव वेक्टर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। कोलिनियर वेक्टर, वेक्टर हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड बट ड्रॉन इन सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड दी कोलिनियर वेक्टर। जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया ही हुआ है, मान लो ये वेक्टर हमारे पास कोई ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है। ठीक है, ये बी वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड इनका कम ज़्यादा हो सकता है पर इनकी क्या डायरेक्शन क्या है, वो सेम रहेंगी हमेशा ही। ठीक है, और इसको जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ए वेक्टर आ गया और ये बी वेक्टर आ गया। मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हुआ है, नहीं मतलब ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, पर ये क्या है, सेम डायरेक्शन में है, ये भी इसी डायरेक्शन में है और ये भी इसी डायरेक्शन में है। ओके, इनको कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। उसके बाद में है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल, इसको पढ़ने के बाद में समझ में आ रहा है भाई, मतलब को इनिशियल कोई एक इनिशियल पॉइंट होगा, है ना, तो वो इसमें ये देखो को इनिशियल, ये वेक्टर इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और ये वेक्टर भी इसी पॉइंट से क्या है, स्टार्ट हो रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये को इनिशियल वेक्टर होंगे जो एक पॉइंट से ही क्या है, निकल रहे होंगे। द वेक्टर आर सेड टू बी को इनिशियल इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन, उनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, कॉमन हो। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है कोप्लेनर वेक्टर। अब देखो कोप्लेनर वेक्टर कौन से होते हैं, जो एक ही प्लेन में क्या है, लाई करते हैं। द वेक्टर विच लाई इन सेम प्लेन इन ए 3D डायमेंशनल स्पेस आर कॉल्ड द कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, दे आर पैरेलल टू द सेम प्लेन। अब देखो अगर आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करोगे ना, जैसे भाई जो कोप्लेनर वेक्टर कौन से होते हैं, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। मान लो ये प्लेन बनाएंगे, ऐसे प्लेन बन जाएगा एक, ये प्लेन बन गया एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे 3D के। अब इसके अंदर जो वेक्टर्स होंगे ना, उस प्लेन के अंदर कैसे भी वेक्टर होंगे, है ना, वो होंगे कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, 3D के अंदर जो वेक्टर होंगे वो उनको कहेंगे हम कोप्लेनर वेक्टर। और ये जो वेक्टर होंगे वो क्या है, इस प्लेन के पैरेलल होंगे। मान लो ये प्लेन है और ये वो जो वेक्टर है, तो इसके ये हमेशा ही ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ये हमेशा ही क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर तो ऐसे हो गया, ठीक है, पैरेलल ऐसे होगा। ठीक है, ये हमेशा ऐसे पैरेलल होगा कैसे भी। ओके, उसके बाद में हमारे पास आ जाता है पोजीशन वेक्टर। ए पोजीशन वेक्टर is a straight line having one end fixed and other end attached to moving point। जैसे हमारे पास मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो मान लो ये कोई पॉइंट है ओ, ठीक है, ये कोई पॉइंट है पी। ठीक है, तो मान लो ये हमने वेक्टर बना दिया ऐसे, इस पॉइंट पे बनाना था। ठीक है, ये कोई पॉइंट है पी, ठीक है, हमने वेक्टर बना दिया पॉइंट पी। तो इस वेक्टर का ये जो पॉइंट है ना, ये फिक्स्ड है, ये नहीं हिलेगा। ये जो एरो हेड है वो आगे मूव कर सकता है कैसे भी। ठीक है, इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में जा सकता है। तो इस जो हमारे पास ये जो वेक्टर आया है, इसको हम क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये पोजीशन पॉइंट है, इसको पोजीशन वेक्टर कहेंगे। आगे क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, सिर्फ यूनिट होता है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसी डायरेक्शन में होती है जो हमारे पास वेक्टर दिया होता है। ए वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, मतलब 1 हो। ठीक है, यूनिट का मतलब 1, एंड हुज डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। देखो हमारे पास ये कोई वेक्टर आ गया, मान लो कोई वेक्टर पी है। ठीक है, अगर हमारा हमने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है ना, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उस यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड तो उसका 1 ही हो गया। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन उधर ही होगी जिधर इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अगर इसका हम जैसे यहाँ पे फॉर्मूला भी है, देखो वेक्टर
इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन आ गई, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यूनिट वेक्टर की वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ये हमें नहीं करना है, मतलब सिलेबस में नहीं है, वैसे ही आपको बता रहा हूँ। तो कोई भी यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किधर होती है, जो वेक्टर हमें दिया होता है जिस डायरेक्शन में वो वेक्टर होता है उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ज़ीरो एंड हैज़ नो सेंस ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड दी ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर। मान लो कोई भी हमें वेक्टर दे दिया, उसकी अगर मैग्नीट्यूड उसका अगर ज़ीरो है तो वो ज़ीरो वेक्टर कहलाएगा और उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। मान लो अगर उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है, ज़ीरो मैग्नीट्यूड क्या बताता है, लेंथ बताता है मैग्नीट्यूड। ज़ीरो लेंथ होगी तो ज़ीरो लेंथ का क्या कोई वेक्टर होगा। मान लो हमने कोई पॉइंट लगा दिया बिल्कुल छोटा सा, इसकी भी अगर हम देखें ना तो कुछ ना कुछ क्या होगी, लेंथ होगी, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर हमने छोटा सा पॉइंट लगा दिया, मान लो सपोज करके चलते हैं, हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते, तो पॉइंट लगा दिया, तो ये क्या है, एक ज़ीरो वेक्टर है, ठीक है। इसकी कुछ भी कोई डायरेक्शन, पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। मतलब ये इसकी डायरेक्शन इधर भी हो सकती है, इधर किधर भी हो सकती है, 3D में किधर भी इसकी डायरेक्शन हो सकती है, तो इसको क्या कहेंगे, ज़ीरो वेक्टर। उसके बाद में आ जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ टू और n वेक्टर्स इज दैट सिंगल वेक्टर हुज इफेक्ट इज द सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर व्हेन एक्टिंग साइमल्टेनियसली। इसका एक आगे टॉपिक आ जाता है भाई, जैसे हम किसी फोर्स को जब हम स्प्लिट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वहाँ पे वो ये कॉन्सेप्ट क्या है, यूज़ होता है, ठीक है, आगे भी आएगा। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर क्या है, कैसे समझते हैं, जैसे हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, मान लो एक वेक्टर इधर लग रहा है, ठीक है, एक वेक्टर परपेंडिकुलर है जो इधर लग रहा है, मान लो, ठीक है। ये कोई पी वेक्टर है, ये कोई क्यू वेक्टर है, ठीक है। तो मान लो ये पी वेक्टर, ये कितना न्यूटन है, 5 न्यूटन, ठीक है, और ये कितना है, मान लो ये 6 न्यूटन, या 5 ही ले लीजिए अभी, 5 न्यूटन, ओके, ये इतना है। अब मान लो न्यूटन मतलब फोर्स, एक फोर्स इधर लग रही है, ठीक है, एक फोर्स इधर लग रही है, तो इनकी टोटल फोर्स किधर लगेगी, ना तो ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, टोटल फोर्स किधर लगेगी, इसके सेंटर में लगेगी। तो ये यहाँ पे ये जो फोर्स लग रही है इधर, फोर्स जो आएगी वो इसका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। जैसे आपने गुलेल चलाई होगी, ठीक है, गुलेल की जो दोनों रबड़ होती हैं वो इक्वल होती हैं, आपस में ऐसे इक्वल होती हैं। और यहाँ पे हम जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उसको खींचते हैं ना, तो एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है। जैसे हम तो पीछे को फोर्स लगा रहे हैं, एक्चुअल में जो रबड़ है वो आगे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो हम ऐसे खींच के अगर हम उसको छोड़ते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो बीच के अंदर से जाता है, तो ये जो बीच के अंदर से वो जा रहा है ना, तो इन दोनों की जो फोर्स है वो इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगी, और ऑब्जेक्ट जो अब आगे जाएगा ना, तो ये जो डायरेक्शन होगी, है ना, ये जो वेक्टर होगा तो उनका वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। वैसे ही है इसमें, तो ये जो इसके बीच में जो वेक्टर आएगा ना, इसको कहेंगे आर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, पी वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, ठीक है, ऐसे इसका क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर क्या होगा, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर, मतलब इंक्लाइंड का मतलब किसी एंगल के ऊपर होंगे वो, ठीक है। देयर आर फॉलोइंग लॉज ऑफ, जो हमारे पास कौन से हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन और पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमारे पास दो वेक्टर एडिशन के फॉर्मूले हैं, मतलब मेथड हैं, वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। पहले पास हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या कहता है, इफ़ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड, अगर दो वेक्टर हैं हमारे पास, वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कुछ लेंथ दिखा रहे हैं हमको, कुछ लेंथ दिखा रहे हैं, एंड डायरेक्शन, और कोई भी डायरेक्शन, मतलब किसी भी डायरेक्शन में है, चाहे ऐसे हैं, नॉर्थ में है, साउथ में है, कैसे भी हैं, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड भी दिखा रहे हैं, डायरेक्शन भी दिखा रहे हैं, ठीक है, बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। और वो वेक्टर कौन से होंगे, वो वो वेक्टर होंगे जो ट्रायंगल की दो साइड होंगी, ठीक है, जो वो वेक्टर होंगे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो साइड, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर।
और वो क्या होंगे, सेम ऑर्डर में होंगे। देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंट इन, जो उनका रिजल्टेंट आएगा, अब मैंने आपको रिजल्टेंट बता दिया, अभी रिजल्टेंट क्या होगा, तो जो उनका रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो रिजल्टेंट आएगा वो भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा बाय द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को हम दोबारा से समझते हैं आगे पेज पे। अब देखो, हम इसको बनाते हैं धीरे धीरे। देखो, टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल लेते हैं। मान लो एक साइड हमने क्या है, एक साइड हमने ये ले ली, वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इसकी हमने डायरेक्शन कर दी इधर। अब इसकी डायरेक्शन भी है और ये मैग्नीट्यूड भी है इसका कुछ। ठीक है, तो मान लो हमने इसका कुछ, इस वेक्टर को हमें ए नाम दे दिया, वेक्टर ए। दूसरी डायरेक्शन, दूसरा वेक्टर अगर हम लेंगे तो ट्रायंगल है तो ये दूसरी साइड उसकी परपेंडिकुलर आएगी, हमने इसको नाम दे दिया बी वेक्टर। ठीक है, इसका भी कुछ मैग्नीट्यूड है, इसकी इधर डायरेक्शन है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड है और इसकी इधर डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये पहली लाइन समझ में आ गई। इफ़ टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, टू साइड ऑफ ट्रायंगल ले लिया। फिर आगे कह रहे हैं टेकन इन सेम ऑर्डर। टेकन इन सेम ऑर्डर का मतलब, अब देखो इस वेक्टर की, जो ए वेक्टर है इसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है, और ये इधर जा रहा है, मतलब ये इधर और ये इधर। ठीक है, ए सेम ऑर्डर में आ गई, आगे मैं समझाऊंगा कैसे सेम ऑर्डर में, ऑपोजिट ऑर्डर में, फिर से हमको समझ में आएगा। ये सेम ऑर्डर में आ गई। उसके बाद में क्या कह रहे हैं, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थर्ड साइड। जो रिजल्टेंट होगा ना इन दोनों वेक्टर का, वो थर्ड साइड आएगी। अब थर्ड साइड ये होगी वेक्टर की, है ना, वेक्टर मतलब ट्रायंगल की थर्ड साइड ये होगी, तो ये इनका क्या आएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा वेक्टर का, इन दोनों वेक्टर का। ये आर वेक्टर मतलब रिजल्टेंट। ठीक है, द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसका कुछ मैग्नीट्यूड है और इसकी कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ठीक है, डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड, ये कोई ट्रायंगल की थर्ड साइड है ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ऑपोजिट ऑर्डर मतलब, अब देखो मैंने ये इस वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे और ऐसे, पहले ऐसे ली फिर ऐसे, मतलब ये सेम ऑर्डर में जा रहे हैं ऐसे करके ऐसे, और जो थर्ड साइड है वो ऐसे आ रही है। हालांकि अगर ये सेम ऑर्डर में होता तो ऐसे ऐसे और ऐसे जाता, पर ये जो रिजल्टेंट है वो ऐसे जा रहा है, तो ये ऑपोजिट ऑर्डर में है, ये दोनों सेम ऑर्डर में है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सम होगा। ठीक है, इसको कहते हैं पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है और कुछ नहीं याद करना, इसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं आते। ठीक है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, ये रिजल्टेंट निकालने का क्या है हमारे पास फॉर्मूला है। ओके, उसके बाद में आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट मेथड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर एडिशन। इसमें क्या होगा, इसमें भी चीज़ें कुछ कुछ सेम ही हैं। ठीक है, इफ़ इट स्टेट दैट इफ़ टू वेक्टर्स, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक्टिंग साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ जो लग रहे हैं एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे, कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वही बात, जैसे उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिखा रहा था, वैसे ही ये जो वेक्टर होंगे जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता रहे होंगे बाय दी टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, जो क्या होंगे, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड होंगी। ठीक है, दी रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और जो उनका रिजल्टेंट आएगा वो भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, बाय दी डायगोनल ऑफ दी पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, और वो जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा और वहीं से शुरू होगा जहाँ से वो दो वेक्टर शुरू हुए थे। ठीक है, अब इसको हम दोबारा से कैसे समझते हैं। देखो, ये पैरेललोग्राम ऑफ लॉज ऑफ वेक्टर है। मान लो जैसे हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं, जैसे इसमें एक वेक्टर ये आ गया, ठीक है, एक वेक्टर ये आ गया, ये कोई वेक्टर बी है, ये कोई वेक्टर ए है। ठीक है, इस पे एरो लगाना जरूरी है। देखो, इसमें क्या रखा था भाई,
इट स्टेट दैट इफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर हैं, ठीक है, एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, एक साथ, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहे हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसके बाद में क्या है, बाय द टू एडजेसेंट साइड। अब ये पैरेललोग्राम ऐसे बनता है ना, ऐसे बनता है, तो ये और ये साइड है ना इसकी, ये एडजेसेंट साइड होती है पैरेललोग्राम की, तो ये एडजेसेंट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, ठीक है। बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आएगा, डायरेक्शन शो करा होगा बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, जो उनका डायगोनल होगा। अब डायगोनल कौन सा होगा पैरेललोग्राम का, वो होगा ये, मान लो हम ऐसे इस पॉइंट को थोड़ा बना लेते हैं, ये, ठीक है, ये इसका डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट कौन सा, जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हुई होंगी, मतलब जो वेक्टर हैं। तो समझ में आ गया, तो दोबारा से समझते हैं ये डेफिनेशन को। इफ़ इट स्टेट दैट इफ़ टू वेक्टर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ, इस पॉइंट से एक साथ, एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट से, कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू adjacent side of parallelogram, the resultant is represented in magnitude and direction, ठीक है, by the two in direction, magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा होप सो आपको। इसका भी एक फॉर्मूला है, जो हमारे पास जो रिजल्टेंट है उसका भी फॉर्मूला होगा, ठीक है। रिजल्टेंट निकालने का अंडर रूट में ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे ये एंगल थीटा होगा, यहाँ पे भी एंगल कोई थीटा होगा, इसलिए हम एंगल थीटा कहते हैं। उसके बाद में हमारे पास आता है ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन। अब हमने यहाँ पे ऊपर एडिशन की थी, ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, ठीक है, और ए स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें दो हैं, मतलब एक वेक्टर की मल्टीप्लाई हम किस मेथड से कर सकते हैं, एक तो स्केलर मतलब स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, और एक वेक्टर प्रोडक्ट और उसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये हमारे पास दो मेथड है मल्टीप्लाई करने की। पहला हम पढ़ते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। मतलब अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, और हमको उनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो हम उनके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में उनके बीच के जो एंगल है, स्मॉलेस्ट एंगल कोसाइन का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वो स्केलर प्रोडक्ट आएगा, और स्केलर प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट, तो वो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई वेक्टर है और ये हमारे पास कोई वेक्टर है, दो वेक्टर है, इनके बीच में कोई एंगल थीटा है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ठीक है। अगर हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, या स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, तो हम जैसे वेक्टर ए डॉट बी, इसे डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये तो डायरेक्शन आगे ऊपर, ए का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच का कोसाइन थीटा, एंगल सबसे छोटा एंगल जो होगा। अब इन दोनों के बीच में जो सबसे एंगल छोटा है वो यही है, वैसे तो इनके बीच में जो एंगल और है वो कौन सा हो सकता है, वो ये भी तो हो सकता है, पर ये तो बड़ा एंगल हो गया, ठीक है। तो हमने छोटे वाला एंगल लेना है,
तो द स्मॉलर एंगल, जैसे हमारे पास डेफिनेशन में कहा था द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन दैम, कोसाइन और इनके बीच में जो स्मॉलर एंगल होगा उनका प्रोडक्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगा या डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, उसके बाद में जैसे उसके बाद में है वेक्टर प्रोडक्ट, और उसको क्या कहते हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। वैसे ही है जैसे इसमें था, वे दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट करेंगे, एंड इसमें एंगल था कोसाइन, इसमें एंगल साइन आ जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट में, एंड साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम इज ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ दी वेक्टर्स। आप देखो ये लास्ट लाइन शायद आपको नहीं समझ में आएगी, वो मैं समझा सकता हूँ। देखो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या है, वैसे ही है, मान लो एक वेक्टर हमारे पास इधर है, ठीक है, एक वेक्टर हमारे पास इधर है, इनके बीच में एंगल कोई थीटा है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। अगर हम इसका वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, मान लो वहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट किया था, अब ए क्रॉस बी वेक्टर ऐसे करना है क्रॉस, ठीक है, तो इनका क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है, स्मॉलर एंगल है, वो साइन आएगा, ठीक है, ये साइन स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। लास्ट लाइन क्या कह रही है, लास्ट लाइन कह रही है बिटवीन दैम विद ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स, जो इन दोनों के वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी वो इन दोनों की परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर तो फिर इन दोनों के वेक्टर की ये होगी परपेंडिकुलर, ऐसे इन दोनों की, मतलब अगर इनकी ये क्या है, ये डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। अगर मान लो इसका जो लगेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, क्रॉस, ओके, ये आ जाएगा। तो मान लो ये देखो मैं समझाता हूँ, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, ठीक है, अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है, इनका कुछ मैग्नीट्यूड है, कुछ डायरेक्शन है। अब मैं इस वेक्टर को ऐसे क्रॉस करूँगा ना, ठीक है, क्रॉस करूँगा ना, तो ये जो मेरा थंब होगा ये इसकी डायरेक्शन देगा जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ओके, ऐसे क्रॉस करूँगा तो ये जो मेरा थंब है वो इसकी डायरेक्शन देगा जो इसके परपेंडिकुलर है। ये लास्ट लाइन वही कह रही थी, देन विद ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर, जो उसकी परपेंडिकुलर आएगी टू बोथ दी वेक्टर्स, दो बोथ दी वेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास क्या आ जाता है, सम डेफिनेशंस। आप देखो हमारे पास अलग अलग डेफिनेशन है, ये क्वेश्चन में मतलब पेपर में डायरेक्टली तो नहीं पूछी जाती पर ये काम बहुत आती हैं, ठीक है। सबसे पहले है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट। डिस्टेंस मतलब कोई भी हम ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई पाथ कवर किया गया हो, ठीक है, उसको हम क्या है, डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और ये बात यह ध्यान रखना, जो डिस्टेंस होता है ना वो पाथ डिपेंडेंट होता है, ठीक है, किस पाथ पे बंदा चला है वो डिपेंड करता है। मान लो अब देखो ये यहाँ से लेके हमें यहाँ तक जाना है, तो जिस पाथ से चला है उसको हमको मेज़र करना होगा, ठीक है, तभी तो हमारे पास डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो ये पाथ डिपेंडेंट होता है। उसके बाद में इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, ओके। उसके बाद में हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। मैंने पहले बताया था जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हमें दे रखा है द डायरेक्शन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज दी, आप देखो इसमें डायरेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। टू पॉइंट्स के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस, जो डायरेक्ट डिस्टेंस तो वही होगा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। मान लो इनका बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस तो यही होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट कैन बी ज़ीरो स्पेशली ऑन राउंड ट्रिप्स। इट्स ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, ओके। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, पाथ डिपेंडेंट नहीं है। डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट था, मतलब जिस पाथ पे हम चलेंगे उसको मेज़र करके हम डिस्टेंस निकालेंगे, पर ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है, ये तो
जब भी हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, जब भी निकालेंगे, तो वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही आएगा ना, हमेशा ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही आएगा। तो ये पाथ डिपेंडेंट नहीं। और जो डिस्टेंस है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, पर जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो सकती है। कैसे? मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, वो सर्कुलर मोशन में चल के, मतलब गोल गोल घूम के उसी पोजीशन पे आ गया, ठीक है, उसी पोजीशन पे आ गया। तो देखो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी? क्या इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट की? जिस पॉइंट से शुरू हुआ उसी पॉइंट पे आ गया, तो कोई दो पॉइंट के बीच में शॉर्टर डिस्टेंस बना नहीं बना, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? इसकी डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो जाएगी। पर अगर आपने ये देखा हो कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, तो इसका डिस्टेंस वही होगा जो सर्कल की क्या होगी, सरकमफ्रेंस होगी, ठीक है। तो 2πr इसकी क्या है, सरकमफ्रेंस सर्कल की, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? 2πr, सिंपल, बस। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है स्पीड। स्पीड क्या होती है? द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट मूव इज़ नोन एज इट्स स्पीड। मतलब किस रेट से एक इंसान क्या है, मूव कर रहा है, मतलब 3 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर वो मूव कर रहा है, ठीक है, वो उसकी स्पीड है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसके बाद में है वेलोसिटी। अब देखो हमें ये भी पता होना चाहिए भाई इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। देखो डिस्टेंस क्या है, वो पाथ डिपेंडेंट है, किधर भी कैसे भी करके हम किसी भी पॉइंट पे जा सकते हैं, कैसे भी घूम के, ठीक है। तो ये इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड तो है, तो ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। पर जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए, ठीक है, हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और उसका मैग्नीट्यूड भी होगा। तो एक ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। स्पीड क्या है? स्पीड तो सिर्फ ये बताएगी भाई कोई ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है, किस स्पीड से, ठीक है। तो वो उसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है, ठीक है, डायरेक्शन तो नहीं दे रहा है। तो ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। अब वेलोसिटी पे आ जाते हैं। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आ गई, डिस्प्लेसमेंट होगी कुछ 2 पॉइंट्स का छोटा सा डिस्टेंस, मतलब सबसे छोटा डिस्टेंस, तो इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी होगी। द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ए गिवन इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेलोसिटी। और हम इसको और भी कह सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। ओके, जिस स्पीड से एक बंदा अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, मतलब स्पीड बढ़ा रहा है, पहले 5 कर दी, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, ऐसे ऐसे जो बढ़ा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको कहेंगे वैसे ही। द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन डायरेक्शन, इन गिवन डायरेक्शन। देखो स्पीड में और इसमें एक ही फ़र्क है, वेलोसिटी में स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अगर जिस टाइम स्पीड की जब डायरेक्शन आ जाती है तो हम उसको वेलोसिटी कह देते हैं, ठीक है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन हट गई तो फिर हम उसको स्पीड बोल देंगे, बस इतना ही है, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये रहा। अब आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सेलरेशन। जिस रेट से एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज होती है, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। और यहाँ पे वेलोसिटी फिर से क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा हमारे पास? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। तो उसके बाद में है फोर्स। फोर्स क्या होती है? देखो फोर्स की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। वी में डिफाइन force as a push or pull which change or tries to change the shape, size, status, shape or size of a body, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ फोर्स आर, कौन सी है? एक्सेलरेटिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स, ये हम पढ़ते हैं। भाई फोर्स क्या है? फोर्स वो है, अगर हम फोर्स को किसी बॉडी पे लगाते हैं तो वो एक पुश और पुल होता है, या तो हम धक्का लगाते हैं या हम खींचते हैं, ठीक है, तो वो फोर्स होती है।
तो उसके कारण किसी बॉडी की स्टेट, शेप और साइज चेंज हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कह देते हैं। एक्सेलरेटिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स वैसे तो पेपर के अकॉर्डिंग तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इन टर्म्स का यूज़ ज़रूर होता है। मतलब एक्सेलरेटिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स का यूज़ ज़रूर होता है, मतलब आगे आएगा चैप्टर में। एक्सेलरेटिंग फोर्स और सिंपल फोर्स क्या होती है, जब क्या है, इन दी पुश इज द पुश और पुल विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी। एक्सेलरेटिंग क्या है, अगर हम किसी बॉडी को, अगर वो रेस्ट में है और यूनिफॉर्म में है, अगर उसकी स्टेट चेंज करनी है, ठीक है, रेस्ट से मोशन में लाना है और मोशन से रेस्ट के अंदर लेके आना है, तो जब हम वो फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेटिंग फोर्स होगी, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। डिफॉर्मिंग फोर्स इज द पुश और पुल विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द शेप और साइज ऑफ ए बॉडी, ठीक है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर हम पुश या पुल करते हैं तो उसकी शेप या साइज चेंज हो जाती है ना, तो उसको हम कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे अब देखो, एक्सेलरेटिंग फोर्स है, कोई बॉडी आ रही है, ठीक है, आपके सामने, आप उसको रोकोगे, ठीक है, मतलब धक्का लगाओगे, आप उसको रोकने की कोशिश करोगे, अगर वो रुक गई, ठीक है, मतलब आपने कुछ एक्सेलरेशन लगाया, वैसे तो ये रिटार्डेशन फोर्स हो जाएगी, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन हो जाएगी, ठीक है, पर आपने कुछ उस पर धक्का लगाया तो आपने भी कुछ एक्सेलरेशन किया, आपने ज़्यादा फोर्स लगाई होगी, ठीक है, जब भी तो रुकी होगी, तो ये क्या होगी, एक्सेलरेटिंग फोर्स होगी। या कोई गाड़ी है, ठीक है, खड़ी हुई है, आपने इसको स्टार्ट करना है धक्का मार के, ठीक है, तो आप उसको पीछे से पुश करोगे, ठीक है, पुश करोगे जब भी तो वो स्टार्ट होगी, आगे मूव करेगी, तो आप क्या है, उसको एक्सेलरेट कर रहे हो, ठीक है। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, जैसे हमारे पास कोई रबड़ की बॉल होती है, ठीक है, हम उसको पंच कर देते हैं, ऐसे पिचकार देते हैं, तो जब वो उस पर हम फोर्स लगा दी तो उसकी शेप और साइज है वो चेंज हो गया, ठीक है, तो वो चेंज हो गया, उस फोर्स को क्या कहेंगे हम, डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में फोर्स का एक फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कैसे, फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट की, मतलब उसका या तो कोई मास होगा बॉडी का, और क्या होगी, उसके उसके पास कुछ क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी, तभी तो हम उसके वो फाइंड करेंगे, फोर्स फाइंड कर सकते हैं। और फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और फोर्स का जो यूनिट यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है, ठीक है, यूनिट होता है जो ऐसा यूनिट, न्यूटन, ठीक है। और वैसे अगर हम इसका यूनिट निकालें तो क्या होगा, जैसे मैंने ये क्या है, मास, मास का हो गया केजी, क्योंकि मास को हम केजी में मेज़र करते हैं, ठीक है। और एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का मैंने आपको यूनिट बताया था, वो कितना था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका फोर्स का क्या होगा, यूनिट हो गया, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, जो हम SI से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर हम लिखें, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे, आप देखो, MLT, ये होता है डायमेंशन फार्मूला में। इसमें M क्या होता है, मास, L लेंथ और T टाइम होता है। मास को हम किस में मेजर करते हैं, केजी में, तो मास केजी, केजी की पावर यहाँ पे कितनी है, 1, तो यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। L लेंथ है, लेंथ मीटर में मेजर करेंगे, M की पावर कितनी है, M मीटर है, M की पावर 1 है, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगी, ठीक है। T टाइम है, टाइम सेकंड, सेकंड की पावर कितनी है, -2, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला बन गया M1 L1 T-2, बस सिंपल। हमें फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, फार्मूले के बाद में हमें उसका यूनिट निकालना आना चाहिए, बस डायमेंशनल फार्मूला अपने आप निकल जाता है। उसके बाद में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं भी, हमें फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पूछ लिया, यूनिट पूछ लिया, ऐसे 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास, ठीक है। यूनिट जैसे मैंने ये बता दिया, न्यूटन होता है, ठीक है, केजी पर मीटर सेकंड, हाँ, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में, हाँ, ये चीज़, ये पिछले जो मैंने चैप्टर करवाया था उसमें मैंने ये ड्राइव भी करवाया है, निकाल के भी दिखाया है भाई, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। आपको समझना है तो पिछले वाली जो वीडियो है उसमें जाके देख लेना। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ठीक है।
फोर्स की रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, मतलब जो फोर्स को हम ब्रेक डाउन कैसे करते हैं। द फिनोमिनन ऑफ ब्रेकिंग ए गिवन फोर्स इनटू टू और मोर फोर्स इज इन डिफरेंट डायरेक्शन इज नोन एज द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। मतलब कि हमारे पास देखो, जैसे इसमें दे रखा है, हमारे पास एक डायरेक्शन में फोर्स दे रखी है, ऐसे ऐसे दे रखी है, ये कोई एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब हमने इसको रिजोल्यूशन करना है, रिजोल्व करना है इसको, ठीक है। रिजोल्व करना है तो रिजोल्व कैसे करेंगे, एक कंपोनेंट तो लेंगे इसका इधर, वो क्यों लेंगे, मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, और एक कंपोनेंट लेंगे इधर, उसके कुछ कुछ रिलेटेड ही है, ठीक है। ये हम एंगल ले लेते हैं यहाँ पे थीटा, ओके। ये कोई फोर्स है, एफ लग रही है, एफ फोर्स लग रही है। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, जो गुलेल आप चलाते हो है ना, उसमें दो वेक्टर्स, जो दो रबड़ होती हैं, एक इधर होती है एक इधर होती है, हम ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, तो एक्चुअल में तो जो रबड़ होती है ना, वो अंदर की तरफ फोर्स लगा रही होती है ना, और जो उसका रिजल्टेंट है वो इधर आता है, ठीक है। अब जो फोर्स है वो ऐसे लग रही है, ठीक है। इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, ऐसे, मतलब ऐसे, और एक और कंपोनेंट बनेगा ऐसे, ठीक है। ऐसे कंपोनेंट बनेंगे, एक ऐसा और एक ऐसे, क्योंकि ये फोर्स सिर्फ सीधी ऐसे नहीं लग रही, इसके कंपोनेंट बनते हैं, ठीक है, हमेशा ही। अब उसके बाद में हम इसके ऐसे बना देते हैं, देखो, इसको ज़्यादा डीपली समझने की तो ज़रूरत नहीं है, वैसे थोड़ा बता देता हूँ। जैसे ये नीचे वाला जो, जिस कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल जुड़ा होता है जिस वेक्टर का, वहाँ पे लेते हैं हम कोस थीटा, एफ कोस थीटा, ठीक है। और जहाँ पे एंगल नहीं जुड़ा होता, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, जैसे इसमें एफ वाई इज इक्वल टू एफ, इसमें साइन थीटा आ जाता है, ठीक है। ये आगे बैंकिंग ऑफ रोड में उसमें आएगा, तो मैं वहाँ पे बता देता हूँ, वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। अभी ये इतना ही समझ लो आप, कि जब हम फोर्स को टू या एक या दो से ज़्यादा कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं फोर्स को, तो हम उसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ठीक है। इसके बाद में आगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भी हमारे पास आ जाती है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये देखो, हमारे पास आ गए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब देखो, इसमें 3 लॉ हैं, 3 लॉज हैं इसके अंदर, न्यूटन्स, ये रहा फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ओके। अब देखो, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इट स्टेट दैट एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन until it is complete to change that state by a external force। ये डेफिनेशन थोड़ी टेढ़ी है, थोड़ा ध्यान से समझना, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, अभी और बता देता हूँ कैसे है। मान लो एक स्फीयर है, ठीक है, ये किसी सरफेस पे मूव कर रहा है, ठीक है, ये किसी सरफेस पे क्या है, मूव कर रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना कोई भी, ये हमेशा ही ऐसे ही मूव करता रहेगा स्ट्रेट लाइन में, जब तक हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। अगर हमने इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दी, या तो ये अपनी पोजीशन चेंज, मतलब डायरेक्शन चेंज कर लेगा, या रुक जाएगा, ठीक है। अगर ये जैसे आगे चल रहा है, अगर हमने आगे से फोर्स लगा दी, है ना, तो ये फिर रुक जाएगा, ठीक है। हमने कोई और एंगल पे कोई फोर्स लगा दी, ठीक है, तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ठीक है। तो ये, और अगर यही ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, मतलब ये आगे मूव नहीं कर रहा है कहीं भी यहाँ पे पड़ा है, अगर हम फिर इस पे फोर्स लगा देते हैं तो ये फिर चल जाएगा, ठीक है। कब चल जाएगा, जब तक हम इस पे फोर्स नहीं लगाएंगे ना, तब तक ये रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। वैसे ही ये डेफिनेशन कह रही है पहली, एवरी बॉडी कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये मोशन में रहेगा,
इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपील्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। जब तक हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तो वो या तो रेस्ट में ही रहेगा अगर रेस्ट में है तो, या वो मोशन स्ट्रेट लाइन में रहेगा अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है? इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। अब देखो सेकेंड लॉ है जो थोड़ा सा मतलब समझ में कम आता है। कैसे? ये कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? उसके ऊपर लगी हुई फोर्स के ऊपर, ठीक है। जो मोमेंटम है ना, मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, स्मॉल पी से, इज इक्वल टू स्मॉल पी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, ठीक है, आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इसके रेट के चेंज को हम क्या कहते हैं? अब जैसे इसमें कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जब किसी बॉडी पे फोर्स लगती है, ठीक है, तो उसका जो मोमेंटम चेंज होता है ना, तो वो उस फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही है इसमें दे रखा है, देखो इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जिस उस बॉडी के ऊपर अप्लाइड फोर्स होगी, मतलब कोई बॉडी, देखो कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, मूव कर रही है, उसका कुछ मास होगा और उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो मूव कर रही है, मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। अब ये मूव करिए, इसके पास कुछ मोमेंटम होगा, ठीक है, मोमेंटम होगा। अगर मैंने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा दी, ठीक है, एफ फोर्स लगा दी, कुछ और फोर्स लगा दी, तो फिर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी और डायरेक्शन भी चेंज होगी। अब मैंने फोर्स पहले वाली, मतलब पहले ये आ रही थी, मैंने कुछ ज़्यादा फोर्स लगा दी, तो अब इसकी स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी, वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, मास तो उतना ही रहेगा, तो मतलब इसका फिर मोमेंटम चेंज हो जाएगा, मास उतना ही। मैंने ज़्यादा फोर्स लगा दी तो वेलोसिटी चेंज, तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, है ना। ये तो सेम रहेगा, वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो जो जो मोमेंटम चेंज हुआ वो किस पे डिपेंड हुआ? फोर्स पे हुआ, क्योंकि मैंने एक्सटर्नल फोर्स और लगा दी थी उसके ऊपर, ठीक है। तो यही कह रहे हैं इसमें, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जो मैंने अप्लाइड फोर्स की लगाई है उस पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एंड द चेंज टेक प्लेस, जो चेंज होगा इसके अंदर, ठीक है, चेंज मतलब वो किस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, कैसे होगा, रुकेगी या और ज़्यादा करेगी, जो चेंज होगा, है ना, वो चेंज होगा टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ विच द फोर्स एक्ट्स। जिस डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाई होगी ना, मान लो मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दी, तो चेंज उसी डायरेक्शन में होगा, है ना। ये तो ऑब्वियस ही बात है, जिस साइड हम किसी चीज़ को धक्का लगाते हैं वो उसी डायरेक्शन में जाती है। वैसे ही इसमें कहा हुआ है। उसके बाद में है थर्ड लॉ, सबसे ईजी है। यदि इट स्टेट दैट द एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन और एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ये कह रहे हैं भाई, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम अगर फोर्स लगा देते हैं तो वो भी हमारे ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है। मान लो ये पेन पड़ा है यहाँ पे, ठीक है, मैं पेन को ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, अगर मैंने थोड़ी थोड़ी फोर्स लगाई, मान लो आपको तो मतलब फील नहीं होगा, मेरे को फील हो रहा है, अभी मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये आगे नहीं जा रहा, ठीक है, तो मतलब ये मेरे ऊपर भी जितनी पहले मैंने फोर्स लगाई, अब ये हिल नहीं रहा, तो मतलब ये मेरे ऊपर भी फोर्स लगा रहा है कुछ। अगर मैंने इस पर ज़्यादा फोर्स लगा दी तो ये चल गया, मतलब मेरी फोर्स ज़्यादा होगी, इसकी फोर्स कम होगी। तो वही है, मेरे को पहले ये अपोज कर रहा था, अब ये अपोज नहीं कर पा रहा। वैसे ही है, अगर हम दीवार के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं ना, दीवार के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो दीवार भी हमारे ऊपर फोर्स लगाती है, ठीक है। तो अगर मेरी फोर्स ज़्यादा हो गई तो मतलब दीवार नीचे गिर जाएगी, ठीक है। दीवार की फोर्स इधर, मतलब हम अगर फोर्स लगाएंगे, दीवार अपने ऊपर भी फोर्स लगा रही है, तो मतलब दीवार हिल नहीं रही है, मतलब दीवार अपने फोर्स लगा रही है। जैसे ये दीवार है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, ये हिल नहीं रही, तो जितना फोर्स हम लगा रहे हैं ना, उतना ही फोर्स क्या है, दीवार लगा रही है। तो टोटल फोर्स कितना हो जाए, 0 होगा, और कोई भी मतलब रिजल्ट, मतलब मोशन नहीं होगा, ना इधर होगा ना इधर होगा, ओके। उसके बाद में है हमारे पास
इसमें हमारे पास एक और पॉइंट था, हाँ ये देखो, इसमें कहा है द सेकंड लॉ इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन। ये एक क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा घुमा के, मतलब अगर हमारी आदत नहीं होती जैसे बुक्स पढ़ के पेपर देने की, ठीक है, हम या तो वीडियो देखते हैं या कुछ और, हमें थोड़ी बहुत बुक भी पढ़नी चाहिए मतलब। तो देखो अब ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है, एक इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, अगर टीचर को घुमाना हो ना तो ये यहाँ से घुमाएगा, ठीक है तो ये वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है पर यहाँ पे ध्यान नहीं जाता बच्चों का। देखो द सेकंड लॉ इज़ द रियल लॉ ऑफ द मोशन। इसने ऐसे क्यों कहा, क्योंकि जो फर्स्ट लॉ है वो किस पे डिपेंड करता है, कंटेन्ड इन सेकंड लॉ। जो फर्स्ट लॉ है वो सेकंड लॉ में आता है और जो थर्ड लॉ है वो भी फर्स्ट लॉ में आता है। तो ये दोनों किस, ये इस पे डिपेंड करता है और ये सेकंड लॉ पे करता है। तो मतलब रियल लॉ कौन सा हो गया, वो सेकंड लॉ हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम जैसे मैंने यहाँ पे बताया था पी इज टू एम वी, तो वो मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, दी प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड दी मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। वही बात है, ठीक है। और ये एक क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, किसी ऑब्जेक्ट का मास और उसके वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है ना, उसको हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट, अगर हम इसका यूनिट लिखेंगे तो वो क्या आएगा, मतलब देखो मास है, मास को हम किस में मेजर करते हैं, केजी में, तो ये केजी आ गया। वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, बस। तो इसका यूनिट कितना आ गया, केजी पर मीटर सेकंड, ठीक है। उसके बाद में अगर हम इसका डायमेंशन लिखें तो क्या लिखेंगे, MLT, ठीक है। मास की पावर कितनी है, 1, मतलब मास को केजी में करेंगे तो केजी की पावर कितनी है, 1 मीटर है, इसकी पावर 1, टी की पावर कितनी है, -1, क्योंकि सेकंड की पावर -1 है, टाइम को सेकंड्स में करते हैं, सेकंड की पावर -1 तो टी की पावर -1, बस। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है, ये तो नहीं, हाँ, इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स। ये देखो इम्पल्स क्या होता है, इन सम केस लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एक्ट्स फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम सच एज फोर्स इज कॉल्ड द इम्पल्सिव फोर्स। देखो कई बारी आप, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो ना, इसमें पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, डेफिनेशन क्या कह रहे हैं। डेफिनेशन कह रही है कि बहुत ज़्यादा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है बहुत थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, अब जो जो बॉलर है वो बॉल थ्रो करेगा, आप बैट लेके आगे खड़े हो, बॉल थ्रो करते ही आपने जिस स्पीड से बॉल आ रही है ना, क्या आप जब बैट बॉल के मारोगे क्या वो उसी स्पीड से जाएगी, उससे ज़्यादा स्पीड से जाएगी ना, जब भी तो चौके छक्के लगते हैं। तो बहुत सारा फोर्स आपने लगा दिया जोर से घुमा के, ठीक है, और वो फोर्स कितने टाइम के तक लगाया, मतलब आपके बैट और आपके बॉल के अंदर जो कांटेक्ट रहा वो बहुत थोड़े टाइम के लिए रहा। तो मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स आपने लगाया, तो बहुत ज़्यादा फोर्स बहुत कम टाइम तक लगा, उसको कहते हैं इम्पल्स, ठीक है। तो ये लिख रखा है इन सम केस लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक्टिंग ऑन ए बॉडी मतलब आपकी बॉडी फिर क्या होगी, जो बॉल होगी वो आपकी बॉडी होगी, एक्टिंग ऑन ए बॉडी एक्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत थोड़े टाइम के लिए लगी, सच ए फोर्स इज कॉल्ड द इम्पल्सिव फोर्स, उनको क्या कहेंगे, इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसमें है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कौन से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ठीक है। देखो इसमें ये पूरी थ्योरी दे रखी है, मैं सीधा बता देता हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। जैसे हमारे पास, इसमें बता देता हूँ, देखो हमारे पास एक सर्कल है, एक बॉडी है, ठीक है, ये ए से बी पॉइंट तक गई, ठीक है, ये सर्कल है, जब ये ए से बी पॉइंट तक गई ना तो सेंटर पे इसने कुछ एंगल बनाया, ठीक है, जो सेंटर पे इसने कुछ एंगल बनाया ना उसको कहेंगे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, उसको कहेंगे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू
आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो थीटा क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आर्क क्या है, ए बी, मतलब आर्क है ए बी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ए बी, इसको हमने एस लिया तो ये एस। ठीक है, रेडियस, रेडियस को हमने स्मॉल आर, तो ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया जो हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसे इसमें ये लिखा हुआ है। उसके बाद में हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी। पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, अब एंगुलर वेलोसिटी था। जैसे अब जब ऑब्जेक्ट्स मतलब स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, वेलोसिटी आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब ये सर्कुलर पाथ में चल रहे हैं तो हमारे पास ये आ जाएंगे एंगुलर, एंगुलर मतलब एंगल में कुछ सर्कुलर पाथ में चल रहे हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, और इनकी साइन भी चेंज होंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ है, हमने उसको एस ले लिया। ठीक है, तो वो आर्क लेंथ होगी। उसके बाद में हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इसमें दे रखा है, एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही है, जो पहले जो लीनियर वेलोसिटी कौन सी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे ही इसमें क्या है, एंगुलर डिस्प्ले वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो इसमें इसका सिंबल क्या है, यह है ओमेगा। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा, जो मान लो इसका यूनिट तो क्या ही होगा, देखो ये भी लेंथ है, आर्क ये लेंथ है और ये भी लेंथ है। ठीक है, तो लेंथ लेंथ है, वैसे तो ये एक यूनिट लेस है। ठीक है, पर ये जो थीटा यहाँ पे बना रही है ना, थीटा जो एंगल होगा उसका, थीटा का यूनिट होगा रेडियंस। ठीक है, एंगल का जो यूनिट होगा यहाँ पे वो होगा रेडियंस। उसके बाद में तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, वो होगा रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेडियन पर सेकंड। ओके, दोनों तरीक़ों से आप क्या है लिख सकते हो। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, अब एंगुलर एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन क्या थी, लीनियर एक्सेलरेशन थी हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड दी एंगुलर एक्सेलरेशन। वैसे ही है बस। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये ओमेगा अपॉन टाइम, ये हमारे पास ये एंगुलर वेलोसिटी थी ना, हमें निकाली थी पीछे, ये देखो ओमेगा है ना, ओमेगा इज इक्वल टू, ये ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। वैसे ये ओमेगा अपॉन टी आ गया, तो ये अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा, अब इसका यूनिट क्या था, देखो इसका यूनिट था रेडियन अपॉन रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और नीचे ये टाइम है तो ये भी सेकेंड आ गया। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, इसका यूनिट आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बस इसका यूनिट ये आ गया। उसके बाद में हमारे पास, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 2 पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 2 पॉइंट एक एक नंबर में बनते ही बनते हैं। एक तो होता है टाइम पीरियड, ठीक है, और एक होता है फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होता है, द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो उसका क्या है, टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट वापस इसी पॉइंट पे कितने टाइम पे आएगा घूम के, तो वो उसका टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, उसके बाद में है फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर वो कितना रोटेट हो रहा है, इस पॉइंट से कितना क्रॉस हो रहा है एक पॉइंट में, एक सेकेंड में सॉरी, तो उसको क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इन फ्रीक्वेंसी और जो हमारा टाइम पीरियड है, इनके अंदर एक रिलेशन है। जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड के। ये ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टाइम पीरियड। ओके, उसके बाद में है
हाँ, उसके बाद में हमारे पास फोर्स इन सर्कुलर मोशन। फोर्स इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में जब फोर्स लगती है तो क्या होता है, सर्कुलर मोशन के अंदर फोर्स लगती है। जैसे इसमें दो फोर्सेस हैं, एक तो है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, और एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन व्हेन एवर ए बॉडी मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है ना, तो क्या है, एक विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस वेलोसिटी। मतलब एक, मान लो ये बॉडी है, कोई स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है ऐसे, तो इसको कुछ और फोर्स तो नहीं चाहिए भाई कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन में ये मूव करे, वो तो वो चलती रहेगी, ठीक है। पर जब सर्कुलर मोशन आता है ना, उसमें कुछ अलग होता है, उसमें अलग होती हैं चीज़ें। बट व्हेन ए बॉडी इज मूव इन ए सर्कुलर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिस सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी चलती है यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है, ए फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, एक फोर्स जरूर चाहिए। दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट द स्पीड रिमेन्स द सेम बट द वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन, ठीक है। तो एक फोर्स बाहर, मतलब एक अलग फोर्स चाहिए जो उस बॉडी को यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन में क्या है, घुमा सके, सर्कुलर मोशन में क्या है, रख सके, ठीक है। और उसी वक्त क्या है, जैसे मोशन जो उसकी जो वेलोसिटी होगी, मतलब स्पीड होगी, वो तो कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म होगी, पर उसकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी। वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहेगी। क्यों होती रहेगी? क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, है ना। जैसे इसमें एक कोई ऑब्जेक्ट मान लो तो ये घूम रहा है, इसकी डायरेक्शन इधर, जैसे मैंने पहले बताया था, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? Hence the centripetal force is that force, ठीक है, that force which is required to move a body in a circular path with a uniform speed। एक ऐसी फोर्स है जो किसके लिए चाहिए? एक बॉडी को यूनिफॉर्मली सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए चाहिए। द फोर्स, जो फोर्स कैसे लगती है, कौन सी फोर्स होती है? द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी अलोंग द रेडियस एंड टुवार्ड्स द सेंटर, ठीक है, रेडियस के लॉन्ग रखती है और टुवार्ड्स द सेंटर। जैसे अब मैं बता देता हूँ आपको, ये हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, इसमें एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। अब सपोज करो आपने एक कंकर ले लिया, थोड़ा बड़ा कंकर, उसके आपने रस्सी मान ली या धागा बांध लिया पतला, आप उसको घुमा रहे हो, घुमा रहे हो, घुमा रहे हो, तो वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है। अगर आप उसको छोड़ दोगे ना तो वो बाहर चला जाएगा, मतलब आपसे दूर चला जाएगा। और आप उसको पकड़े रखोगे तो मतलब आपने उसको पकड़ रखा है, वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, मतलब वो ना बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है, ठीक है। मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी फोर्स लग रही होगी, जभी तो वो गोल गोल घूम रहा है। अगर बाहर ज़्यादा फोर्स लगी तो वो बाहर चला जाएगा, ठीक है, आपके हाथ से छूट के, ठीक है। और ना बिल्कुल अंदर आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स भी अंदर नहीं लग रही, मतलब बाहर की फोर्स और अंदर की फोर्स, कुछ फोर्स बाहर भी लग रही है और कुछ फोर्स अंदर लग रही है, तभी तो वो सर्कल में घूम रहा है ना। अगर ऐसा ना होता, या तो फिर बाहर चला जाता या फिर अंदर आ जाता है एकदम, ठीक है। तो दो फोर्स लग रही होंगी, या एक तो अंदर की तरफ लग रही होगी, एक बाहर की तरफ लग रही होगी, जब वो एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा, या आपका जो कंकर है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा, आप उसे घुमा रहे होंगे। तो जो अंदर की फोर्स लगती है ना, सेंटर की तरफ, रेडियस, जो धागे के अलोंग लगती है, रेडियस, सेंटर, मतलब आपके हाथ में जैसे वहाँ पे पकड़ा होगा, उसके अलोंग जो फोर्स लग रही होगी, उसको कहें हम सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अब दोबारा से पढ़ते हैं। हैंस द फोर्स इज दैट फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक यूनिफॉर्म स्पीड में घूमने के लिए वो फोर्स रिक्वायर्ड होती है। द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, उस बॉडी पे एक्ट करती है, कैसे? अलोंग द रेडियस एंड टुवार्ड्स द सेंटर, सेंटर ऑफ, ठीक है, टुवार्ड द सेंटर, जो अंदर फोर्स लग रही है। उसके बाद में हमारे पास आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल के अंदर क्या होता है? द फोर्स विच इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स बट एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड इज कॉल्ड दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो मैंने कहा थी भाई, एक फोर्स अंदर लगेगी, एक फोर्स बाहर लगेगी। जो फोर्स अंदर की लग रही, अंदर की तरफ लग रही होती है ना, जो उस बॉडी को यूनिफॉर्मली मूव करने में हेल्प कर रही है,
उसको कहेंगे सेंट्री पिटल फोर्स जो अंदर लग रही है। जो फोर्स बाहर की तरफ लग रही है ये भी तो उसको यूनिफॉर्मली इसको मूव करने में हेल्प कर रही है ना। इक्वल फोर्स इधर लग रही है, इक्वल फोर्स इधर लग रही है, और आप घुमा रहे हो तो मतलब ये घूमेगी। अगर ये फोर्स ज़्यादा होगी तो ये ऑब्जेक्ट बाहर चला जाएगा, अगर ये फोर्स अंदर ज़्यादा होगी तो ये सेंटर की तरफ आ जाएगा ऑब्जेक्ट एकदम। तो ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, तो अंदर की जो तरफ लग रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और जो ये वैसे ही सेम फोर्स बाहर की तरफ लग रही है आउटवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इसको क्या कहेंगे हम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके बाद में हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन बैंकिंग ऑफ रोड। अब देखो बैंकिंग ऑफ रोड क्या होती है। आपने कोई भी ब्रिज देखा होगा, या कोई भी मतलब स्ट्रेट ब्रिज नहीं, कर्व्ड, जो कर्व्ड ब्रिज होते हैं मतलब ऐसे वो होते हैं, ठीक है, फ्लाईओवर देखे होंगे, ठीक है। तो जो कर्व होते हैं मतलब जैसे ऐसे मुड़े होते हैं, जैसे आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो ऐसे जो ऐसे आप मुड़ते हो ना, तो वो होते हैं जो कुछ एक तरफ से टिल्टेड होते हैं, ठीक है, आउटवर्ड से टिल्टेड होते हैं, ऐसे ऊंचे होते हैं। वैसे ही कई कर्व्ड रोड होती हैं, वो भी क्या है आउटवर्ड से क्या है, बाहर से क्या है, थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती हैं। ऐसा क्यों होता है, पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग आउट एज ऑफ द सर्कुलर ट्रैक स्लाइटली ओवर इट्स इनर एज इज कॉल्ड द बैंकिंग ऑफ रोड्स। मतलब जो इनर एज के मुकाबले हम जो बाहर की एज होती है वो थोड़ा उभरा हुआ होता है किसी एंगल पे, ठीक है। तो उस चीज़ को हम किसी कर्व्ड ट्रैक पे, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पे, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। इसका एक कारण होता है, जैसे अगर हम जैसे व्हीकल लेके जा रहे हैं, आपकी कार लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो आगे सर्कुलर पाथ आया, ठीक है, सर्कुलर पाथ आया, मान लो जैसे मैं ऐसे बना दिया, ये मान लो ये मैंने सिंपल बना दिया, जैसे इस पे मैंने कोई वो नहीं एंगल नहीं दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से गाड़ी लेके जा रहा हूँ ना, ठीक है, गाड़ी लेके जा रहा हूँ ना, तो जैसे मैंने मोड़ दी गाड़ी को, तो मैं मोड़ूंगा ना यहाँ पे, तो एक, अब देखो मैं घूम रहा हूँ, मतलब सर्कुलर मोशन फिर से आ गया, सर्कुलर मोशन आएगा तो एक फोर्स बाहर को लगेगी, एक फोर्स अंदर को लगेगी। पर इसमें ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि अंदर की तरफ से तो कोई फोर्स लगे ही नहीं रही, मैं जा रहा हूँ बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगी। तो मतलब ये गाड़ी है जो मेरी, वो धीरे धीरे करके ऐसे ना जाके, धीरे धीरे अगर मैं मोड़ूंगा तो ऐसे जाके ये बाहर चली जाएगी रोड को, फिर एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। या ड्रिफ्ट कर सकते हैं, आपने ड्रिफ्ट देखी होगी, ठीक है, गाड़ियों की, तो वो ड्रिफ्ट कर सकती है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा जैसी ये रोड है, ठीक है, उसको हम थोड़ा इंक्लाइंड बनाते हैं, तो किसी एंगल के ऊपर ऐसे, ठीक है, किसी एंगल पे ऐसे। तो अब जैसे मैं इसके ऊपर गाड़ी लेके जाऊंगा ना मेरी, ऐसे, जैसे अब मैं मेरी गाड़ी लेके जाऊंगा ऐसे, तो वो एक फोर्स अंदर को भी इसको पास बैलेंस करेगी, और एक फोर्स बाहर की जो तरफ लग रही है, बाहर की तरफ और अंदर की फोर्स लग रही है, वो इक्वल हो जाएगी। और उसके कारण क्या है, मेरी गाड़ी है जो वो बिल्कुल सही चलेगी, मतलब ड्रिफ्ट नहीं करेगी, ठीक है, और एक्सीडेंट होने का भी रिस्क नहीं रहेगा। अब मैंने जैसे ये गाड़ी बना दी यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी गाड़ी है जी, ओके। तो अब ये यहाँ पे चलेगी ना, तो ये ड्रिफ्ट नहीं करेगी, ओके। अब आगे इसके अंदर हम मैं आपको उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या डेरिवेशन है, जो मैं थोड़ा समझा सकता हूँ आपको, भाई ये कैसे हम निकालते हैं। ये डायग्राम अगर ये पेपर के अंदर आ गया ना, तो हमें डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, जो भी नंबर बनेंगे। और ये क्वेश्चन आएगा ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये 8 मार्क्स के अंदर आता है क्वेश्चन, ठीक है। ये कोई 5 एंगल पे है, ठीक है, पे हम पॉइंट लेते हैं ए, ये बी, ये डी, ओके। यहाँ पे हम अपनी गाड़ी बना देते हैं छोटी सी, ठीक है, ये हमारी गाड़ी बन गई। ये गाड़ी है। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो अर्थ के ऊपर होता है ना,
तो उसके ऊपर क्या है, एक नॉर्मल फोर्स लगती है नीचे की तरफ, ठीक है। आप समझना मास, ठीक है, और वेट में क्या फ़र्क होता है। मास और वेट में क्या फ़र्क होता है। मास होता है ना जो, वो होता है अगर जैसे कोई भी रूम खाली है ना, बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है, अगर हम उसके अंदर जाके कोई भी ऑब्जेक्ट रख देते हैं, मान लो हमने उस खाली, कुछ भी नहीं है रूम में, बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं, ठीक है, तो उस रूम के अंदर अगर हमने जाके एक बोतल रख दी, ठीक है, और बाहर आ गई, अब जो बोतल, वो बोतल उस रूम के अंदर वो स्पेस कवर कर रही है ना आसपास का, उसको कहते हैं मास, ठीक है, या कोई भी बॉडी होगी, ठीक है। जैसे आप खड़े हो जाओ अंदर जाके रूम के, तो आपकी बॉडी जो अंदर का स्पेस कवर कर रही है, उस जगह का स्पेस कवर कर रही है, तो उसको कहेंगे मास, ठीक है। और वेट क्या होता है, वेट एक फोर्स ही होती है, कुछ और कुछ नहीं होता। जैसे आप क्या, डॉक्टर को, जैसे आप कई बार क्या है हॉस्पिटल में जाते हो, है ना, तो आप ट्रीटमेंट करवाने जाते हो, तो डॉक्टर जो बाहर जो बैठे होते हैं, या जो हमारा सबसे पहले चेकअप करते हैं, मतलब रिपोर्ट लेते हैं हमारे, जो चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम कहते हैं भाई आपका वेट चेक करो, ठीक है, वहाँ पे ये मशीन होती है, ठीक है, वेट मेज़र करने की, तो आप उसके ऊपर चढ़ते हो, आपको मतलब आप जब उससे पहले जो ऊपर चढ़ने, मशीन के ऊपर पैर रखने से पहले उसमें कुछ नहीं दिखाता होता, मतलब ज़ीरो दिखाता होता है ना, कुछ नहीं दिखाता। जैसे ही आप उसके ऊपर चढ़ते हो तो उसमें कुछ वेट मेज़र करते हैं, वेट दिखाने दे देता है, कैसे, कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे मान लो 60 kg, ऐसे कुछ नंबर्स आते हैं, है ना, ऐसे आते होंगे। तो ये क्यों आते हैं, देखो, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, अब मैंने फोर्स बोला, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, हम पढ़ के आए थे ना, है ना। हम अब देखो कोई भी बॉडी इसके ऊपर चढ़ेगी तो उसका कुछ मास होगा, है ना। अब एक्सेलरेशन की बात आ गई, अब एक्सेलरेशन कौन सा होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, मतलब जो ग्रेविटी की तरफ द्वारा जो हमारे पास फोर्स लग रही है नीचे, वो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो हमारा जो वेट होता है ना, वो mg होता है, ठीक है, mg, जो हमारे ऊपर लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, ये तो कांस्टेंट ही होता है हमेशा, ठीक है, जी कांस्टेंट होता है, ठीक है। अर्थ पे कांस्टेंट होता है, अर्थ की सरफेस पे, अगर आप स्पेस में चले जाओगे वहाँ पे अलग हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स फिर कम हो जाएगा। अर्थ की सरफेस पे कांस्टेंट होता है। अब देखो, अब आप कहते हो भाई ये तो बहुत मोटा है, इसका तो मास मतलब वेट बहुत ज़्यादा होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो उसका मास ज़्यादा होता है, ठीक है, ओके, इसलिए। उसके बाद में मतलब फिर, और आपको पता लग गया फिर मास और वेट के अंदर क्या फ़र्क होता है। मास तो होता है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है बॉडी, ठीक है, और वेट होता है एक नॉर्मल फोर्स जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल नॉर्मल उसके ऊपर फोर्स लग रही है, वो वेट होता है, ठीक है। तो वेट और कुछ नहीं, सिर्फ हमारे ऊपर जो फोर्स लग रही है वही होता है। वैसे ये गाड़ी है, इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रही होगी, ठीक है, एक नॉर्मल हमारे पास क्या है, फोर्स लग रही होगी, ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे mg, क्योंकि इसका भी कोई वेट होगा, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी इसके ऊपर, तो इसके ऊपर क्या है, एक फोर्स लगेगी mg। उसके बाद में ठीक है, इसके बाद में एक फोर्स लग रही होगी, और इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रही होगी, मतलब एक फोर्स ये और एक फोर्स नॉर्मल फोर्स लग रही होगी इसके ऊपर। अब देखो, उस हम अगर नॉर्मल फोर्स को रिजोल्व करेंगे तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है, ऐसे, एक ये और एक ये, जो मैंने आपको पहले बता दिया था कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं। और यहाँ पे हम एंगल ले लेते हैं थीटा, और ये ले लेते हैं आर कोस थीटा, और ये है आर साइन थीटा, ठीक है, जिसके साथ जिस वेक्टर के साथ एंगल होता है, ठीक है, उसको हम आर कोस थीटा लिखते हैं, जिसके साथ एंगल नहीं होता उसको हम आर साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें जो ये वेक्टर एक तो नीचे लग रही है और एक ये, इस पे क्या है, नॉर्मल फोर्स लग रही है, ओके।
आपने शायद ये नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। ये मान लो इसको बैलेंस करने के लिए लग रही है, आप देखो ये नीचे फोर्स लग रही है ना mg, तो इसको बैलेंस करने के लिए भी तो कुछ फोर्स चाहिए, ठीक है। जो मतलब अगर ये सारी फोर्स इधर ही लग जाए तो ऐसे ये ज़मीन में चली जाएगी, तो उसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रही है, ठीक है, जो हम खुद से लेते हैं, जो नॉर्मल फोर्स होती है, इसको हम मान लेते हैं आर, ठीक है। तो ये आर कोस थीटा, ये आर साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ये एंगल पे ये जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये मान लो हमने ये ऐसे बनाना है, ये भी नॉर्मली ये ऐसे बना देते हैं, मतलब इसके सामने ऐसे, ये ऐसे ना लेके ऐसे, ओके, ये इसके इक्वल होगी, ठीक है। अब देखो जो हमारा आर कोस थीटा है ना, आर कोस थीटा वो किसके इक्वल होगा, वो वेट के इक्वल होगा, वेट ऑफ ए बॉडी, मतलब वेट क्या है इसका एम जी के इक्वल होगा, ठीक है। और जो हमारा आर साइन थीटा है, ये आर साइन थीटा ये अंदर की तरफ लग रहा है, जो आर साइन थीटा ये किसके इक्वल होगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के, क्यों होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये मतलब फॉर्मूला एक बार याद रख लेना आप, हमारे पास हमारे सिलेबस में इसकी डेरिवेशन वगैरह नहीं है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर क्यों होगा, आप देखो मैंने आपको बताया था जो फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में अंदर की तरफ लग रही है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, और बाहर की तरफ लग रही है तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। अब ये गाड़ी जा रही होगी ना, तो कर्व में कुछ मतलब ये बैलेंस्ड होगी अब, क्योंकि इस पे कुछ ये कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है, ना ये ज़्यादा बाहर जाएगी ना अंदर जाएगी, थोड़ी बैलेंस होगी चलेगी। बैलेंस होगी क्यों चलेगी, क्योंकि एक तो फोर्स अंदर लग रही होगी, एक बाहर लग रही होगी, तो ये फोर्स जो ये कंपोनेंट हमने जो लिया है वो अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी इधर ही लग रही है, तो मतलब क्या है कि जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इसके इक्वल होगी, ओके, इसके इक्वल होगी। तो हमने ये एंगल निकालना है ना, फाई एंगल निकालना है, ओके, फाई एंगल क्या, हमें थीटा निकालना है, सॉरी। तो एक तो इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं, 1 and 2 ये लिखेंगे आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा इज इक्वल टू ये साइन थीटा किसके एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और इसके नीचे क्या आएगा हमारे पास एम जी, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल, अब देखो आर से आर कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू एम से एम गया, ठीक है, तो नीचे क्या यहाँ पे क्या बच गया वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वो क्या है थीटा आ गया, ओके। तो बस यही था जो हमारा बैंकिंग ऑफ रोड था एंड नो। उसके बाद में हमारे पास इसके अंदर क्या है आगे, तो हमारे पास इसमें और भी आ जाता है रोटेशनल मोशन, जो हमारे ऐसे सिलेबस में नहीं है, जैसे एंगुलर मोमेंटम है ये हमारे नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ये नहीं है, ठीक है। तो चैप्टर हो गया ख़त्म। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप सो समझ में आया होगा। और जो चीज़ें थोड़ी सी आपको समझ में नहीं आ रही ना, तो थोड़ा सा इसको स्लो करके वीडियो को आराम से समझ के कॉपी पेन लेके फिर समझना, बिल्कुल से आपकी क्या है समझ में आ जाएगी।